नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी की राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र दिखने लगी है चेहरे पर, और कांग्रेस शायद इसी दिन का इंतजार कर रही थी। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर FIR होने के बाद कांग्रेस भड़की और सोचा कि अब मोदी से सारे हिसाब किताब बराबर कर लिए जाए। 12 साल में पहली बार इतना बड़ा मोदी जी के ऊपर चारित्रिक हमला किया गया। एक लड़की, उसके वीडियो, फोन की रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाल दी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया था। दोनों की लड़ाई अब इतने निचले स्तर पर आ गई कि लोग कहने लगे कि अब राजनीति में होगा क्या। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या बगावत के सुर तेज हो रहे हैं? मेरे जोशी ने तो उनका तो आकलन था कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या यह बात सही है कि इस हमले से, व्यक्तिगत चारित्रिक हमले के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को ये मोदी जी का वीडियो भेज रहे हैं? और मोदी जी के डिनर से क्यों गायब हो गए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेता? क्या दिल्ली का सिंहासन खतरे में है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक KP मलिक से मैंने इन तमाम राजनीति के बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत की। जबरदस्त बातचीत है, आपको हिला देगी बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं KP मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है KP मलिक साहब। आपका कोट आज बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद संजय जी। ये कोट नहीं है, बंडी है, गरीब आदमी हम लोग। नेहरू जैकेट कहते हैं। जी जी जी, नेहरू जी की जैकेट है। फिर आप वही घुमा फिरा के नेहरू जी पे ले आए। नेहरू आज है नहीं, क्या क्या झेलेंगे नेहरू जी। मोदी जैकेट है ये, समझिए आप बात। देखिए, देश में जो कुछ होता है, चाहे KP मलिक साहब जैकेट पहने या वंदे भारत ट्रेन नहीं चल पाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, दोष सब नेहरू का है। तो आप भी नेहरू जैकेट पहने हुए, तो बात तो इस पे होती होगी। चलिए मुद्दे पे बात करता हूँ। KP मलिक साहब, बड़ा खराब लग रहा है मुझे राजनीति का ये गिरता हुआ स्तर देखकर। कपिल मिश्रा टाइप के छिछोरे नेता, मतलब मैं मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, मुझे पता है, मानहानि का मुकदमा करेंगे मुझ पर, करना चाहिए, लेकिन उनकी हरकतें छिछोरे जैसी हैं, मैं डंके की चोट पर उनको छिछोरा ही कहूंगा। इन छिछोरे भाई ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत आपत्तिजनक एक भाषण दिया था, जिससे प्रधानमंत्री के चरित्र पर बहुत सारे लांछन लगाए थे उन्होंने। और प्रदीप शर्मा जो जेल में है, उनके एक एफिडेविट के आधार पर भाषण दिया। मैं ईमानदारी बताऊं, मैंने ये कल भी कहा था कि अगर मैं किसी से नाराज होता हूँ, चिढ़ता हूँ, तो मैं संवाद खत्म कर देता हूँ। मेरा मतलब ये गलत है, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर है, कमी तो है, और मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उसको, कपिल मिश्रा को, माफ कर दिया, जबकि इतनी बड़ी चारित्रिक हत्या मोदी जी की किसी ने नहीं करी थी। यही नहीं, उसको दिल्ली में मिनिस्टर भी बना दिया। और जब लड़ाई शुरू हुई, बीजेपी ने राहुल गांधी को याश कहा, तो पूरी कांग्रेस ने कपिल मिश्रा का वो वीडियो डाल के प्रधानमंत्री का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। दिल्ली में इस तरह की चीजें बड़ी चटकारे लेके बात की जाती है। रिलायंस कंपनी की, जियो की जो शुरुआत हुई थी जियो की, तो उसमें एक DHFL कंपनी थी, यही कंपनी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसमें मामा भांजे, मतलब महेंद्र नाटा और बेनीवाल, ये दो शख्स हुआ करते थे, और उनके बड़े घोटालों में मैंने एक लंबी कहानी प्रसारित भी की, और उसके अगले चरण पे मेरा काम चल रहा है। वो बताया कि किस तरह वो हजारों करोड़ की कंपनी धोखा करके और फिर खड़ी की गई जियो की स्थापना में। वो विनय मालू जी भी इस तरह का फर्जी दावा करते रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया। मैं फिर कह दूं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि राजनीति में चंडू खाने की बात होती है कि प्रियंका चोपड़ा आई दुबई में और विनय मालू ने उसका खर्चा दिया, और किन बड़े नेताओं के लिए आई थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे विश्व गुरु जी चर्चा में आ गए। मुझे पता है सब का मतलब नहीं होगा, लेकिन कोई बड़बोले होते हैं ना, जैसे विनय मालू ED CBI से बचे हुए हैं, तो चलो मोदी जी का नाम भी बदनाम कर दो। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह की ये कहानी सामने आई, उस कहानी ने कई बड़े सवाल खड़े किए कि क्या राजनीति में अब इस स्तर तक गिर जाना चाहिए कि एक दूसरे की इस तरह चारित्रिक हत्या करने के लिए सड़क पर उतर आना चाहिए? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्या एक दूसरे के ऊपर हमले करने का माध्यम बन जाना चाहिए? और फिर अगर राजनीति में इतना सब स्तर गिरता चला जाएगा, तो ये रुकेगा कहाँ? कोई हिम्मत होनी चाहिए। आप मोदी जी की विचारधारा के विरोध हो, हमले करो। बीजेपी को भी चाहिए, राहुल गांधी को आप चरित्रहीन करोगे, अय्याश करोगे। जिस आदमी ने अपनी संत जैसी जिंदगी, मैं इसको इस शब्द कहने में कोई समस्या नहीं है, किसी में हिम्मत है कि कड़कड़ाती ठंड में वो आदमी कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक एक हाफ जैकेट में चल जाए? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कमेटी बनाई थी कि देखें इनको ठंड क्यों नहीं लगती। पता नहीं उस कमेटी ने जांच ब्रजेश पाठक को दी या नहीं दी, लेकिन पूरा देश हैरान था कि आदमी ने अपने शरीर को साधा कैसे है।
फिर बाद में पता चला कि वो विपाशना में जाते हैं और शरीर को साधते हैं। वो तो हमने देखा था कि ब्लैक बेल्ट कमांडो, जो ब्लैक बेल्ट जो सी बेल्ट मिली होती है उन लोगों से, वो कुश्ती लड़ रहे होते हैं, जिम्नेजियम कर रहे होते हैं, तो उस आदमी ने अपने शरीर को साधा है, सामान्य बात नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी आमतौर पर मैंने देखा नहीं कि झूठ भी बोलते हैं, मतलब छल कपट तो नहीं है इस आदमी के अंदर। उसको आप अगर पार्टी के बैनर पे बीजेपी का अय्याश कहोगे तो ये बीजेपी की गलती, और कांग्रेस ने जो कपिल मिश्रा का भाषण जैसे मोदी जी की चरित्र हत्या की, ये कांग्रेस की गलती। आपको क्या लग रहा है कि क्यों इस स्तर तक छींचल इधर एक दूसरे की कर रहे हैं कि देश के लोगों को बुरा लगे? और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल रिटायरमेंट टाइम है ये। सोचिए, भागवत जी ने भी कह दिया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अब ये मोदी जी बीजेपी चुनेंगे, तो रिटायरमेंट के टाइम पे एक बूढ़े आदमी की इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या मानना है? संजय जी, देखिए, मैंने लगभग 3 दशक से मैं भी इस क्षेत्र में हूँ, पत्रकारिता में। हमने पार्लियामेंट को बहुत करीब से देखा है, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, पक्ष को विपक्ष को देखा है। इतनी गिरी हुई बातें, इतने गिरे हुए स्तर पे कभी राजनीतिक लोगों को हमने देखा नहीं। हमने वाजपेयी जी की सरकार को बहुत बारीकी से देखा है, मनमोहन की सरकार को देखा है। आरोप प्रत्यारोप नेताओं पे चलते रहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तमाम चीजें चरित्रहनन की भी कहीं-कहीं बातें आती हैं, कुछ छोटी-मोटी चीजें हो गई। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, ये बात आपने ठीक कही कि आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपको मोदी जी पसंद ना आ रहे हो, उनका चेहरा पसंद ना आ रहा हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की वो सर्वोच्च पद की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो आप इस तरह से उनका चारित्रिक हरण करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि इसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है। आज मुझे लगता है कि मोदी जी का अपमान कराने में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, जो इतनी छूट दे रहे हैं। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जिनका वो वीडियो है, वो अदने से विधायक थे आम आदमी पार्टी में जब उन्होंने ये भाषण दिया था। आज वो दिल्ली सरकार में जो 3 महत्वपूर्ण मंत्री हैं, महेंद्र वो सिरसा साहब हैं और मजिंदर सिंह सिरसा, दूसरे जो है आपके अ, प्रवेश वर्मा है और तीसरे कपिल मिश्रा हैं। इन तीनों की जोड़ी दिखती है, इनके ऊपर जो है रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। ये लगता है कि 4 लोग मिलकर दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं। तो इतना चारित्रिक हरण करने के बाद आपने इनको दिल्ली की कमान दी है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है, या भारतीय जनता पार्टी डरती है, या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के ब्लैकमेल ही पसंद है? ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अंदर से हुई। ये मुद्दा आज गरमा क्यों रहा है? ये मुद्दा आज शुरू क्यों हुआ है? ये तो पुराना मामला है। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी को बहुत सारी खराब टिप्पणी की गई और उसमें एक ये कहा गया कि ये अय्याश हैं और ये जब देखो विदेश घूमते रहते हैं और ये विदेश अय्याशी करने जाते हैं। अब ये हुआ कि अगर बड़े लेवल पे इस तरह की छींटाकशी होगी, तो कांग्रेस के भी लोग हैं क्रांतिकारी, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने वो ट्वीट कर दिया पुराना उनका भाषण निकाल के, उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तमाम वो लगभग 8 मिनट की फुटेज को कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया। अब आप ये देखिए, जब आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला दोनों शीर्ष नेताओं के लिए चलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तो नीचे वाले जो नेता हैं वो क्या करेंगे? वो बड़े नेता के यहाँ अपने नंबर बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इस तरह की चारित्रिक हत्याएं करेंगे लोगों की। इस तरह से नई-नई चीजें निकाल के लाएँगे। और आपने ये भी बात सच कही है कि इसमें कई सारी झूठी चीजें भी आएँगी, जिसका किसी के पास कोई तथ्य नहीं है। इस तरह की चीजें भी इसमें कई लोग प्रयोग करेंगे, सफाई आप बाद में देते रहना। आपके ऊपर तो आक्षेप लग गया और वो चर्चा का विषय तो बन गया। तो ये मुझे लगता है ये भारत की राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण समय है, जो हम इस तरह की चीजें सुन रहे हैं। मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि मैं 90 से लगभग देख रहा हूँ चीजों को। अगर हम देखें जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने विपक्ष के नेता हुए हैं, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। कई लोग ऐसे होते थे, बहुत बड़े नेता हैं, वो चुनाव हार भी गए, वो किसी पद पे भी नहीं है, तब भी उनका सम्मान कायम रहता था और उनके विषय में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता था। इस तरह का थोड़ा बहुत मामला जो शुरू किया था, ये जब अमर सिंह दौर की शुरुआत हुई,
मुलायम सिंह की सरकार बनी। इस तरह की कुछ छोटी-मोटी चीज़ें, छोटी-मोटी चर्चाएँ दिल्ली में अमर सिंह जैसे लोगों ने शुरू की थी। लेकिन उसके बाद फिर वो मनमोहन सिंह की सरकार में हमने कोई इस तरह की ना कोई बड़ी चर्चा सुनी, ना कोई बड़ी घटना देखी। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप ज़रूर रहे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण चीज़ निकल के इस तरह से पिछले 10 साल में नहीं आई, वो भी हमने नहीं देखी। लेकिन अब जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये जो एक नया दौर आया है कि आपके पास कुछ बचा नहीं है और आप किसी के बेडरूम में घुस गए हैं, किसी के बाथरूम में घुस गए हैं और किसी की निजी ज़िंदगी पे हमला कर रहे हैं, किसी के पर्सनल मामले के पे अटैक कर रहे हैं, तो ये राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपस में इससे द्वेष बढ़ेगा और ये कहीं न कहीं भारत की राजनीति के लिए, भारत के संविधान के लिए खतरनाक समय है। इससे मुझे लग रहा है कि नेताओं को बचना चाहिए। अब कई सारी चीज़ें हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। अगर कांग्रेस की तरफ से शुरुआत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत हो रही है, तो ये निचले स्तर तक जाएगी और अभी ये शुरुआत है। कहाँ तक देखना पड़ेगा हमें, कहाँ तक क्या होगा? ये तो अब समय ही बताएगा संजय जी। ये बात तो ठीक है। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि व्यक्तिगत मेरा मानना है कि ये प्रेम संबंध किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच की मामला है। मैं तो इसमें उम्र की सीमा भी नहीं मानता, मैं इसमें धर्म और जाति की सीमा भी नहीं मानता। हो सकता है किसी 70 साल के आदमी को 35 साल की महिला से प्रेम हो जाए, मैं इसको बंधन को ये 2 नितांत व्यक्तिगत लोगों के बीच की वो चीज़ है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक टाइम में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। प्रेम संबंधों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित थे। उनके बारे में कहा जाता था कि ना जाने कितनी महिलाओं से उनके बहुत व्यक्तिगत रिश्ते हैं, लेकिन विकास पुरुष कहलाते थे। और उन्होंने इतना विकास के काम किए थे कि उनका ये वाला हिस्सा कभी इसकी चर्चा ही नहीं हुई। मतलब लोग इसको बड़े सहज भाव में लेते थे। देश के एक प्रधानमंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, वाइन भी पीते थे, मछली भी खाते थे, महिला प्रेम के लिए बहुत चर्चित में भी रहे। उन्होंने कहा भी था कि मैं शादी नहीं हुई है लेकिन कुंवारा नहीं, ऐसे बयान भी दिए, लेकिन कभी भी चरित्र को लेकर चर्चा नहीं हुई। ये माना गया कि व्यक्तित्व राजनीति का इतना बड़ा है कि विपक्ष ने भी कभी इस तरह की चीज़ों पे उनके ऊपर हमले नहीं किए, ना एनडी तिवारी पे किए, ना वाजपेयी जी पे किए। ये क्या लगा कि वरना कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री वाइन, शायद माया मैगजीन थी उनके, वो वाइन पीते हुए फोटो छपा था उसमें और मछली खाते हुए। और ये सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी शराब भी पीते थे और नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन कभी मुद्दा नहीं बना, विपक्ष ने भी नहीं कहा कभी भी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, उनके विकास के कार्य इतने बड़े थे, ये मुद्दे नहीं थे, लगा उनकी निजी जिंदगी है। मोदी जी के बारे में मैं प्रमाण कहीं पे भी नहीं है, मतलब इन कहानियों का एक प्रदीप शर्मा का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आप मानेंगे 12 सालों में ये मोदी के ऊपर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला इसलिए भी है क्योंकि ये उनकी चरित्र हत्या है, और वो भी ऐसे समय में की गई है जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत की बू आ रही है। आज मुझे दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारे से किसी मित्र ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस वीडियो को आगे आगे वायरल करा रहे हैं कि देखो मोदी जी का ये विकेट गिर गया। आपको लगता है कि इस दौर में जब मोदी जी के सितारे थोड़े थोड़े परेशानी में आए हैं, भले वो बिहार चुनाव जीत गए हों, लेकिन पार्टी के अंदर संसदीय दल की बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। ऐसे मौके पर ये चीज़ बड़ा विस्फोट करेगी, क्योंकि अभी उन्होंने कभी मिलने का टाइम नहीं देते सांसदों को। अब उन्होंने एनडीए की बैठक डिनर पर बुलाया सांसदों को, तो कोई सांसद गई नहीं, सहयोगी दल नहीं है, नीतीश चंद्रबाबू नायडू गायब हैं, डिनर पे नहीं गए, मोदी के बुलाने पे नहीं गए। ऐसे में कांग्रेस ने क्या जानबूझ के वो वक्त चुना हमले का, और मोदी के जीवन का सबसे खराब वक्त पे हमला किया, और शायद इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे एफआईआर हुई थी, तो लगा कि अब ब्रह्मास्त्र चल दो। इस ब्रह्मास्त्र के बाद मोदी जी की सारी छवि खत्म, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अब ये बात चर्चा का विषय है। अमेरिका लंदन में रह रहे मेरे कई दोस्तों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा ये सब चल क्या रहा है। तो ये क्या आपको लगता है कि इस वक्त पे जब उनका रिटायरमेंट प्लान बना रहा है, संघ कह रहा है अगला प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी तय करेंगे, मतलब अगला प्रधानमंत्री कोई तय होने की चर्चा चल रही है, ये हमला कितना घातक होगा मोदी के लिए? संजय जी, पहले तो आपको ये समझना होगा कि मोदी जी का जो ये सिस्टम आज की डेट में चल रहा है, इसमें कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा हाथ हो या कांग्रेस कोई बहुत बड़ी रणनीति कर रही हो, मुझे ऐसे दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। अब बताइए, प्रधानमंत्री के दफ्तर में, प्रधानमंत्री के कार्यालय में कई सारी जो उठापटक हुई है, उसमें कांग्रेस का क्या लेना-देना?
कांग्रेस को तो कानो कान हवा भी नहीं है, तो ये कहां से हो गया? तो ये तो इंटरनल मामला है, अंदर के ही किसी व्यक्ति ने इस तरह की चीजें लीक की है, जिसमें हिरेन जोशी हो, चाहे नवनीत सहगल हो, चाहे वो हितेश जैन हो। इन लोगों के तो इस्तीफे भी हो गए, हितेश जैन के और नवनीत सहगल के। और हितेश जोशी का जो है, उनका हिरेन जोशी का इस्तीफा हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तक उनका सफाई नहीं आई है, लेकिन लगभग लगभग उनको भी हटा दिया गया है। तो इस उठापटक में तो कहीं कांग्रेस का हाथ है नहीं। तो ये जो हम चर्चाएं पिछले दिनों से कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में ही दो या तीन गुट बन गए हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। अब मोदी जी को बाहर वालों से खतरा नहीं है, बाहर से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, मोदी जी अंदर ही लड़ाई लड़ रहे हैं और अंदर के लोग ही शुरू हो गए हैं। अब इस लड़ाई में संघ ने भी एक पाला ले लिया है। अब संघ को भी एक तरफ खड़ा होना है, इसीलिए संघ ने पूछ लिया है कि भाई मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब ये देखिए, कल तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है और हम इस लायक हो गए हैं कि हम खुद मुख्तार बनेंगे, और आज संघ कह रहा है कि मोदी जी का उत्तराधिकारी चुनना है। तो मोदी जी के उत्तराधिकारी की बात कहां से आ गई है? तो इस तरह की चर्चाएं हैं कि मोदी जी की जो अंतिम बेला है, उसमें सब लोग अपनी कवायद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग किनारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अभी चाहते हैं कि उनको कुछ मिलेगा या वो प्रतीक्षा में है, वो उन्होंने अपने पत्ते जो है फेंटने शुरू कर दिए हैं। और हाल ही में आज आपने तो देखा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है, वो बताता है कि अभी भी आरएसएस के डंडे में दम है। क्योंकि ये जो आज अध्यक्ष बने हैं, ना ये दिल्ली की पसंद है, ना ये बाबा की पसंद है, ये दोनों की मिली-जुली पसंद है, नाराज इनसे कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसे बीच के व्यक्ति को बनाना जिसको दोनों एक्सेप्ट करें, तो ये जताता है कि कहीं न कहीं आरएसएस मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। इसके अलावा साफ कर दिया गया है आज आरएसएस की तरफ से कि योगी जी को हटाने की, योगी जी को हिलाने की कोई बात नहीं होगी, और जो व्यक्ति इस तरह की चर्चा करेगा उसको पार्टी द्रोही माना जाएगा। तो इतना कड़ा एक्शन आरएसएस कैसे ले सकती है बिना मजबूती के? तो दिल्ली में कहीं न कहीं जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपके चैनल पे पहले भी चर्चा की है, कि जो 75 वाला फॉर्मूला है मार्गदर्शक मंडल का, अब उस पे विचार चल रहा है और मार्गदर्शक मंडल में कुछ नए मेहमान आने वाले हैं। उन मेहमानों की सूची बन रही है, तो उन मेहमानों की सूची में मोदी जी का नाम लिख दिया गया है। अब वो कितनी देर में उसको एक्सेप्ट करेंगे, कि उनको वो खुद आराम से जाएंगे या उनको धकेल के डाला जाएगा मार्गदर्शक मंडल में? क्योंकि आपको याद है कि जितने लोग पीछे मार्गदर्शक मंडल में गए थे, अपनी खुशी से तो मुझे याद आ नहीं रहा कोई गया हो। उसमें तो धकेल के ही डाले गए थे, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे सुमित्रा महाजन हों, और चाहे तमाम जितने भी लोग थे जिनके टिकट कटे हैं या जिनको हटा के वहां डाला गया है। तो अब उसी सूची में अगर मोदी जी का नाम आता है, दूसरे लोगों का नाम आता है, तो मुझे लगता है आरएसएस उसकी कवायद कर रहा है। और फिर आरएसएस को एक सेनापति, एक सदा हुआ घोड़ा चाहिए जो मोदी जी के बाद इस मामले को संभाले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर चारों तरफ नजरें घुमाई जाए तो नजर आके योगी जी के ऊपर टिकती है, जो एक हिंदुत्व का चेहरा है और जिसके ऊपर संघ आगे भारत में राजनीति करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। अगर भारतीय जनता पार्टी कमान देती है अमित शाह को और अमित शाह को आगे बढ़ाती भी है, तो अमित शाह का कोई उस तरह का चेहरा नहीं है जो जिस प्रकार का चेहरा मोदी जी का है या जिस प्रकार का चेहरा योगी जी का है। क्या अमित शाह को दूसरे राजनीतिक दल, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं या भारत की जनता या दूसरे लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे? इस पे भी कहीं ना कहीं संघ विचार कर रहा है। लेकिन संघ ने यह तय कर लिया है कि मोदी जी को अब जाना ही होगा और 75 साल का फॉर्मूला जो है वो लागू होगा। तो 75 साल के फॉर्मूले के तहत ये जाएंगे तो कौन आएगा, उसके लिए अभी कवायद चल रही है। वो कितने दिन में जाएंगे, क्या होगा, जो 27 में चुनाव लड़के योगी जी दोबारा सीएम बन के आएंगे या पहले ही आ जाएंगे, या गडकरी जी आएंगे, या दिल्ली वाले जो मुंबई वाले मुख्यमंत्री फडणवीस हैं वो आएंगे, क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा अब कम से कम वो मोदी जी की पसंद का नहीं बनेगा, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। जी।
ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी सहमत हूँ कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में थोड़ी पेचीदगियाँ आएँगी सामने। लेकिन ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये डिनर में इनका जाना, ना जाना, ये सब चर्चा का विषय बन जाता है पॉलिटिकल गलियारे में। बिहार में जो जिस तरह चुनाव के बाद खेल किए गए, नीतीश को रोकने की कोशिश की गई, बाद में भी नीतीश के साथ खेला करने की कोशिश की गई। उसका नतीजा है कि क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अलग खिचड़ी बना रहे हैं? हमारे एस्ट्रोलॉजर साहब ने तो ज्योतिषी जी ने दावा कर दिया कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन ये ज्योतिष की बातें हैं। लेकिन आपका ज्ञान क्या कहता है? आपका ज्योतिष नहीं तो राजनीति का ज्ञान क्या कहता है कि क्या दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की सत्ता को कहीं से खतरा हो सकता है, या ये सब केवल बातें हैं? नहीं संजय जी, देखिए हम तो तथ्यों के आधार पे या हालात के आधार पर विश्लेषण करते हैं, हम कोई ज्योतिष वाली बात नहीं करते हैं। और उससे आप भी सहमत होंगे कि जिस प्रकार से आज नीतीश कुमार जिस कोने में खड़े हैं, नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज बिहार में अपनी सरकार चला रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी मजबूत हैं? नीतीश कुमार तो अपनी पार्टी को टूटी हुई मान रहे हैं, इसीलिए वो सब चीजें छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। वो भली भांति जानते हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार साम दाम दंड भेद कर रही है और उसकी पूरी कोशिश है तोड़ने के लिए। 80% पार्टी वो पहले ही तोड़ चुके हैं। दिखाने के लिए जेडीयू में नेता हैं, लेकिन असली में तो वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। जो नीतीश कुमार के बाद दूसरी पंक्ति के नेता हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो लल्लन सिंह हो, वो पहले ही जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं वो। और अभी तो आपने देखा कि चंद रोज पहले संजय झा ने कहा कि भाई हम जो है निशांत कुमार को चाहते हैं कि वो जल्दी से अपना कार्यभार संभालें और नीतीश कुमार राजनीति में आए। अब नीतीश कुमार अगर हटेंगे और निशांत कुमार आएंगे तो क्या होगा? तो निशांत कुमार का जो है शिकार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाएगा। नीतीश कुमार को हटाना, उनको पलटी देना, उनको पटकनी देना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश हटे, निशांत कुमार आए, ताकि उसका आसानी से शिकार कर लिया जाए। इसका उदाहरण ये है संजय जी, अगर लालू प्रसाद यादव आज स्थिति थोड़ी ठीक होती, उनका स्वास्थ्य ठीक होता और आरजेडी की कमान उनके हाथ में होती, तो नतीजे और अच्छे होते आरजेडी के। तेजस्वी यादव उस तरह की चीजों को नहीं संभाल पाए, उनको चारों तरफ से घेर लिया और बहुत सारी चीजें हुई जो पर्दे के पीछे हैं, जो सामने दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बहुत अहम रोल निभाया उस पार्टी को खत्म करने के लिए। तो इसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार को लाकर पार्टी को खोखला करना चाहती है और ये चीज भली भांति नीतीश कुमार जानते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप नायडू की बात करते हैं, नायडू के लड़के को टाइट करने के लिए इंडिगो के तमाम चीजें चल रही हैं। इंडिगो का जिस तरह से विवाद चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई उनकी सपोर्ट में कोई बहुत खुलेआम इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं दी, वो लड़के को अकेला छोड़ दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी खपा है। दूसरी चीज है, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो उनको भी आगे राजनीति करनी है, उनके बेटे को भी आगे राजनीति करनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में अपनी राजनीति को तबाह नहीं करेंगे। इसके अलावा आप हाल देख रहे हैं एकनाथ शिंदे का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी राज ठाकरे के बेटे के साले की शादी में पहुंच गए, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब मोदी जी साले की शादी में पहुंच गए हैं, तो एकनाथ शिंदे इनका डिनर करके क्या करेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को खत्म करके अपना वर्चस्व बनाना चाह रही है, ये चीजें ये बहुत दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन एकाएक मोदी जी इनके पास जाके इनको पुचकारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग भी समझ चुके हैं कि मोदी के हाथ में अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, और अगर आप गए तो खतरा आपको ज्यादा होगा बचने के मुकाबले, क्योंकि वहां पे तो टारगेट पे आ जाएंगे आप जाते ही, क्योंकि गदाधारी भीम जो बैठे हुए हैं वो तो नोट कर रहे हैं एक एक चीज को। तो इसलिए ये लोग नहीं गए हैं। इनके छोटे मोटे सांसद वांसद जो जाने थे चले गए, कोई चारों में से कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं गया। और ये आप कहेंगे कि इन चारों के कंधे पे ही आज दिल्ली की कुर्सी टिकी हुई है, अगर इन चारों में से कोई एक भी हिलता है तो कुर्सी डगमगा जाएगी। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए कवायद तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इस कवायद में वो कितने कामयाब होंगे ये अभी देखना बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब, राजनीति की डगर है ही इतनी पथरीली कि कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया, मुझसे बातचीत की। धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी।
जाहिर है कि बातचीत में बहुत जबरदस्त खुलासे थे। आपकी राय जानना चाहता हूँ, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।